हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर होम साइंस विद चार्ली में। सभी लोगों को गुड इवनिंग और सभी लोगों को शुभ संध्या। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। और शाम हो चुकी है तो शाम का अब तो मुझे लगता है चाय वाय पी ली होगी आपने। अब आप लोग का डिनर की तैयारी हो रही होगी। खाना वाना बन गया होगा आप लोगों का। नहीं बन गया है तो बना लीजिए, क्योंकि जल्दी खाना खाना जो है हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए आज हम लोगों की वीडियो जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी का जो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर में हुआ था 2022, 20 अक्टूबर को हुआ था आई थिंक। उसका पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आंसर की जो है ये आपके वहीं के आयोग के हिसाब से, ठीक है, आपके राजस्थान के। तो देखते हैं इसमें इसमें पूरे 150 क्वेश्चन है। 75 हम लोग आज करेंगे, 75 हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के फटाफट स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, बी योर सेल्फ द वर्ल्ड विल एडजस्ट, ठीक है। जो हैं आप उसी में रहिए अपना, और एडजस्ट अगर खुद भी एडजस्ट, देखिए यहाँ पे तो कह सकते हैं कि एडजस्ट हमें भी करना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आपका टारगेट है, उन सभी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिश कह सकते हैं तो बनना पड़ेगा। सेल्फिश ऐसे इन द सेंस ये नहीं कि आप किसी का नुकसान कर दें, आप उतना ही मतलब दूसरों के लिए करिए जितने में आपका नुकसान ना हो, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप खुद हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और देखते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ कुछ क्वेश्चन लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ थायमिन इज नोन एज, यानी कि जो थायमिन की कमी होती है वो क्या है? पेलाग्रा है, बेरीबेरी है, ज्यूरोथ्लामिया है, या केरेटोमलेशिया है? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा बेरीबेरी, ठीक है। आपको पता है कि थायमिन आपका क्या है? विटामिन B1 है, ठीक है। और B1 की कमी से आपका होता है बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी होता है, वेट बेरीबेरी होता है, ठीक है। दो तरह की होती है। इसके बाद पेलाग्रा आपकी विटामिन B3 यानी कि जो नियासिन है उसकी कमी से होने वाला बीमारी है। और आपका जो जीरोफ्थैल्मिया और केराटोमलेशिया है, ये आपके विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला जो है, आंखों में होने वाला ये एक मतलब बीमारी है, ठीक है। आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से स्टेज वाइज बीमारियां होती है ना, पहले नाइट ब्लाइंडनेस, फिर आपका कंजक्टाइवा मतलब कंजक्टिवाइटल जीरोसिस, फिर आपका वाइट वाटर स्पॉट है, इस तरीके से। और ये जीरोथ्लेमिया और केराटोमलेशिया लास्ट की स्टेजेस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसमें हमारा बी आंसर, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है RRA स्टैंड्स फॉर, मतलब कि जो RRA है उसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। रैपिड रूरल एक्टिविटी है, रूरल रेफरल अपीयरेंस है, या रैपिड रूरल अप्रेजल है, या रिवर्स रूरल एक्टिविटी है? इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका रैपिड रूरल अप्रेजल, ठीक है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो आपका ये रैपिड रूरल अप्रेजल में इसको जो है क्या बोलते हैं, किसने दिया था? जो आपके रॉबर्ट चैम्बर थे, उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, दोनों दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें है कि 1920 में पश्चिमी भारत में मॉन्टेसरी स्कूल किसने शुरू किया था, कि मतलब हु स्टार्टेड द फर्स्ट मॉन्टेसरी स्कूल इन वेस्टर्न इंडिया इन 1920? तो कौन, किसने मतलब मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया था, सीधा आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। एनी बेसेंट, गिज्जू भाई बधेका, महात्मा गांधी, रुक्मणी देवी। तो जो ये स्कूल शुरू किया था मॉन्टेसरी, वो उन्होंने किसने शुरू किया था? जो गिज्जू भाई बधेका थे, उन्होंने ये स्कूल शुरू किया था। तो यहाँ सेकंड नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत डैश सन में की थी। मतलब कि जो आप कह सकते हो कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम था, उसको शुरू किया गया था भारत में, विश्व में पहली प्रथम देश बना वो। तो कौन से सन में शुरू किया गया था आपके? 1970 में, 1965 में, या 1952 में, या 1980 में? ये जो आपका शुरू किया गया था वो आपका शुरू किया गया था 1970 में, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन कि व्हेन द फूड इज गेटिंग कुक्ड इन प्रेशर कुकर वन कैन फिनिश गिविंग बाथ टू चिल्ड्रन फॉल इन विच क्लास ऑफ चेंज? ये जो आपका क्वेश्चन है कि जब प्रेशर कुकर में खाना पक रहा हो तो बच्चों को नहलाना खत्म कर सकते हैं, यह उदाहरण किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? ये आपका जो मुंडेल का क्या बोलते हैं वर्ग में परिवर्तन वाला जो नियम है वो आपका वहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है 5 क्लासेस उन्होंने दिए थे जो है कि, तो इसमें कौन सा चेंज में आएगा कि अगर जैसे प्रेशर कुकर में खाना बन रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेशर कुकर में आप खाना बना रहे हैं तो आपको वहाँ ना उसको बार बार खोल करके देखना है, ना उसको आपको गैस को मतलब तेज करना है, ना कम करना है। तो अगर उस समय जब खाना पक रहा है तो उस टाइम आप बच्चे को नहला सकते हैं। तो ये कौन से क्लास ऑफ चेंज में आएगा? क्लास 2 में, क्लास 3 में, या क्लास 4th में, या क्लास 5 में? तो ये जो आएगा आपका वो आपका आएगा क्लास 3 में, ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब 6 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? मतलब कि कौन सा संप्रेषण में बाह्य बाधा का एक उदाहरण है? भौतिक विचालक यानी कि फिजिकल डिस्ट्रैक्टर, या लैंग्वेज, या कॉम्प्रिहेंशन, या बैकग्राउंड, ठीक है। तो जो आप देखिए पूछ रहे हैं कि कौन सा
एक्सटर्नल की बात हो रही है, ठीक है। तो जो अभी आपका भाषा है और अवबोध है, पृष्ठभूमि, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनल होती हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रैक्टर होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रैक्टर में हो सकता है कि कोई आवाज़ आ रही हो, या हो सकता है कुछ टेक्निकली मतलब हो गया हो, है ना, तो वो आपका फिजिकल मतलब कि बाहरी बाधा में आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर दूसरा है 7 वाला नंबर आपका, प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मतलब कि जो आपका एक ट्रेनिंग मॉडल होता है वो किसके द्वारा, मतलब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो होता है आपका, तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें होता क्या है कि बच्चों में मतलब वो प्रॉब्लम एक देता है, जो टीचर है वो बच्चों को एक प्रॉब्लम देगा और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बच्चों को निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम हमेशा प्रस्तुत करता है वो कौन करता है, टीचर करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें समस्या जो है टीचर बच्चों को समस्या दे देगा और बच्चे उसको क्या करेंगे, मिल करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ मोरल प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ दैट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब कि नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है वो क्या होता है आपका, मूल्य है, लक्ष्य है, मानक है, आचार नीति है। तो इसमें नैतिक सिद्धांत की बात हो रही है कि आप कम से कम कुछ हमारे मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, कुछ हमारे बिलीफ होते हैं अपने लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है मूल्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूल्य कहते हैं। वैल्यू आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मतलब नंबर 9 वाला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में करियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंधित है। यानी कि अ करियर इन थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड फूड प्रिजर्वेशन इज रिलेटेड टू फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन। तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, टेक्सटाइल साइंस है, या फूड एंड न्यूट्रिशन है। ये तो बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल देख समझ पा रहे होंगे कि उपचारात्मक और खाद्य संरक्षण में अगर करियर बनाना है तो जाहिर सी बात है फूड एंड न्यूट्रिशन की पढ़ाई लोग करते हैं और डाइटिशियन बनते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि होता है, ठीक है। इसमें आरडी का एग्जाम भी होता है आपका, रजिस्टर्ड डाइटिशियन। जो लोग फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएससी होंगे उनको ये बारे में पता होगा, ठीक है। फिर हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर डैश प्राप्त होता है। तो क्या वेतन प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है, या ब्याज, या पेंशन। तो अगर कंपनी के लाभ के साथ साथ एक व्यक्ति के पास शेयर की संख्या प्राप्त हो रही है तो उससे उसको क्या प्राप्त होता है, उससे लाभ प्राप्त होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर 2nd नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th कि रंग चक्र पर एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक के दोनों ओर आसन दो रंग के उपयोग करने की अवधारणा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपसे कलर स्कीम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका 3rd नंबर का स्प्लिट कलर हार्मोनी, ठीक, यानी खंडित पूरक रंग योजना, ठीक है। 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मोनी। फिर दूसरा है हमारा 12वें नंबर का, द पेरेंटिंग स्टाइल विच इज पेरेंट ड्राइवन एंड सेट्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। यहाँ पर अगर आप देख पाओ, मतलब अपना दिमाग लगा पाओ थोड़ा सा भी, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपको समझ आए स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रूल्स का मतलब क्या है, पेरेंट्स कैसे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। तो जहाँ पे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो कौन सी शैली होती है, अथॉरिटेरियन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है, यानी कि अथॉरिटेरियन। और जो अथॉरिटेटिवनेस होता है उसमें पेरेंट्स जितना प्यार देते हैं उतना ही कंट्रोल रखते हैं। नेग्लेक्टफुल में क्या होता है, बच्चे को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जो परमिसिवनेस शैली होती है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी करते हैं और बच्चों को ऊपर कोई भी कंट्रोल भी नहीं रखते, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा चारों पेरेंटिंग स्टाइल आपकी हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं उनके व्यवहार को याद रखने और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इमिटेशन कहते हैं, सॉरी इनिशिएटिन कहते हैं। अच्छा, इसमें इमिटेशन होना चाहिए, इन्होंने इनिटेशन लिखा हुआ, ठीक है। तो मिमिक्री होती है, डिफर्ड इमिटेशन होता है, या डिफर्ड मिमिक्री होती है। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd वाला, ठीक है। जो डिफर्ड इमिटेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ये स्थगित नकल। इसमें ये जो आपकी पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो उसमें आपको याद होगा कि जो हम लोग फर्स्ट स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर या फिर प्री ऑपरेशनल। तो ये डिफर्ड इमिटेशन जो होता है बच्चे का, आई थिंक ये प्री ऑपरेशनल वाली कैटेगरी में आ जाता है। कि बच्चा, मान लीजिए आपको सुबह बच्चे ने देख लिया कुछ करते हुए, सब्जी काटते हुए, या अपने फादर को देख लिया शेव करते हुए, तो बच्चा भी कभी मान लो 2-4 दिन के बाद हो सकता है बच्चा भी, उसको अगर ब्रश मिल जाए शेव वाला तो वो भी ऐसे शेविंग करने लग जाता है, या चाकू लेके वो भी सब्जी काटने का उस तरीके से, एक तरीके से वही चीज़ें उतारने लगता है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिफर्ड इमिटेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा 14 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्टिकल लाइंस इन अपीयरल डिजाइनिंग गिव द फॉलोइंग इफेक्ट्स। मतलब कि जो प्रधान में जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कैसा, व्यक्ति को कैसा दिखाती हैं, व्यक्ति को मोटा छोटा दिखाती हैं, पतला और लंबा दिखाती हैं, प्रधान को मजबूत बनाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका 2nd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति को पतला और लंबा दिखाती है, ठीक है। मेक द पर्सन लुक मोर थिन एंड टॉल, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 नंबर का, लैक्टोज इज कंप्राइज्ड ऑफ, जो लैक्टोज होता है उसमें क्या शामिल है? केवल गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल होता है, या गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक अणु होता है, या गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का होता है, या ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं? इसमें आपको पता ही होगा कि जो आपको लैक्टोज है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के एक अणु से मिलकर के बनता है। यहाँ पर भी आपका सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ओके, फिर हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, द WHO कंसिस्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि WHO में ये कौन कौन से संगठन है इसमें से जो शामिल हैं आपके? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, सेक्रेटरिएट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? तो ये जो आपका WHO होता है उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि अलग अलग उसकी सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि WHO बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कई कई सारे सब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए हैं जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ठीक है, इस वजह यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि उसमें विश्व स्वास्थ्य सभा भी होती है, कार्यकारी बोर्ड भी होता है और सचिवालय भी होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी कह लो या चाहे आप 4 नंबर कह लो। फिर दूसरा है हमारा है कि एज पर ICMR निन 2020 आइडिया ऑफ प्रोटीन फॉर हेल्दी इंडियंस अडल्ट इज। ठीक है, मतलब कि जो आपका ICMR निन के द्वारा जो RDA आया है 2020 में, उसके हिसाब से एक भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की कितनी मात्रा चाहिए होती है पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम लोग यही पढ़ते थे कि जो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, लेकिन अब जो आपका प्रोटीन मिलने मतलब दिया जाने लगा है वो दिया जाने लगा है आपका 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, मतलब जिसका जितना वेट रहेगा उसके हिसाब से उसको पर केजी जो है 0.83 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर दूसरा है आपका कि पूर्व विद्यालयी बालकों में बाइट और स्पॉट का कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व का संकेत करता है? ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा लेस देन 0.5%। ठीक है, 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं फटाफट आपको आंसर ही बताते चल रही हूँ, इसमें कुछ बहुत ऐसा है नहीं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सके और टाइम भी आपका ज़्यादा ना लगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको एक्सप्लेनेशन आप जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए MPPSC में था, उसको मैंने डिटेल में ही करवाया, और नेट का भी आप लोग देख लेना, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसमें जैसे देखिए जो अदर स्टेट या अदर कोई भी एग्ज़ाम है आपके यूपी के अलावा, तो उसमें आप कह सकते हो कि आपको कम से कम क्वेश्चन जो पेपर आया है उसको आप एक बार सॉल्व कर लो, भले आप उसको इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा याद मत करो, बहुत ज़्यादा उसके, लेकिन उसमें जो टर्म्स हैं वो आप देख लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं अदर जगह पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन इन्हेंस हो जाएगी, या आप कह सकते हो कि आपके जितने भी क्वेश्चन आप करते हो वहाँ भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन और किस लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा देखिए क्वेश्चन है, धन और वास्तविक आय परिवार की आय में किस रूप में शामिल है? तो आपकी धन आय जो है वास्तविक आय है कि धन आय प्लस वास्तविक आय है कि धन आय जो है आपकी वो इंटू वास्तविक आय है, या धन आय आपकी जो है डिवाइड वास्तविक आय है? इसमें जो आपका पारिवारिक आय में किस रूप में शामिल होती है जो धन और वास्तविक आय है आपकी, तो वो धन और वास्तविक आय दोनों को जोड़ करके वास्तविक आय के रूप में शामिल है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, मनी इनकम प्लस रियल इनकम। फिर दूसरा है कि समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना कहलाता है, मतलब कि मोल्डिंग वंस बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड। सोसाइटी के हिसाब से अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो सोसाइटी से आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं कि समाज की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर है 21 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ पेपर पेन टेक्निक फॉर स्टडिंग वर्क सिंप्लीफिकेशन आर। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की 2 विधियां होती हैं, आपको बताया था उस दिन, फॉर्मल टेक्निक होती है, एक होती है पेन और पेंसिल टेक्निक। तो उसमें कुछ आपकी 4 जो है फॉर्मल टेक्निक की होती हैं और आपकी 4 होती है पेन और पेंसिल वाली। उस दिन जब हम लोग MPPSC का कर रहे थे तो उसमें 4 दिया गया था, माइक्रोमोशन दिया था, साइक्लोग्राफ दिया गया था। तो वो दोनों जो आपकी माइक्रोमोशन और साइक्लोग्राफ होती हैं वो दोनों आपकी फॉर्मल टेक्निक के कैटेगरी में आती हैं। वहाँ मैंने फ्लो में सभी को पेन और पेंसिल बता दिया था। तो उसी तरीके जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका है कि जो प्रक्रिया चार्ट है आपका, यानी कि प्रोसेस चार्ट होता है, वो आपके पेन और पेंसिल टेक्निक में आएगा, फर्स्ट नंबर का करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका ये जो मेमोशन है, साइक्लोग्राफ है, माइक्रो मोशन कैमराज हैं, ये सभी आपकी फॉर्मल टेक्निक में आएगा, औपचारिक तकनीक की कैटेगरी में ये आपकी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला प्रोसेस चार्ट। फिर है कि जूट से बना कड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा कहलाता है। ठीक है, A coarse heavy plain weave fabric made of jute is called, मतलब जूट का बना हुआ है, काफ़ी हैवी है और बहुत प्लेन फैब्रिक वाला कपड़ा बनाया गया है, उसके क्या बोलेंगे, कैम्ब्रिक बोलेंगे, इसके बाद शाली बोलेंगे, या आपका बरलैप बोलेंगे, या बेस्टिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बरलैप, क्या बोलेंगे, बरलैप। थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है मनी इनकम कैन नॉट बी अर्न इन द फॉलोइंग वे, कि धन जो है वो किस प्रकार से इसमें नहीं अर्जित किया जा सकता है, जो धन वाली आय होती है आपकी।
तो वेतन है, पेंशन है, किराया है, सेवाएं हैं। तो इसमें देखिए वेतन के रूप में भी आपको पैसा ही मतलब मनी मिलेगा, पेंशन में भी मनी मिलेगा, किराए में भी मनी मिलेगा। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं आपकी वो आपको उसमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखिए सर्विसेज का मतलब है कि जैसे कोई मान लीजिए जॉब कर रहा है तो उसको जॉब के साथ रहने के लिए फ्री में मकान मिल गया हो, उसके बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल गई हो, फ्री मेडिकल सर्विस मिल गई हो, तो वो आपको मनी इनकम में आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता दर्शाती हैं? खड़ी रेखाएं, वक्र रेखाएं, तिरछी रेखाएं या आड़ी रेखाएं? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये वाली आपकी, वो क्या करती हैं, भावनाओं की तुलना में थोड़ी सी इंटेलेक्चुअलिटी दिखाती हैं। ठीक है, बाकी जो आपकी वर्क रेखाएं हैं ये हमेशा एक मूवमेंट को दिखाती हैं, कह सकते हो आप। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं वो क्या दिखाती हैं, एक तरीके से आराम वाली अवस्था दिखाती हैं। ठीक है, इनको क्षैतिज रेखाएं भी बोलते हैं। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना क्या कहलाता है? साइजिंग, कैंडलिंग या कैलेंडरिंग या आपका कार्बोनाइजिंग? इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा 25 में आपका, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल करके ऊन को जो साफ किया जाता है उसको बोला जाता है कार्बोनाइजिंग। क्या कहते हैं? कार्बोनाइजिंग। 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है और ये जो आपकी सिंजिंग है, सिंजिंग में क्या करते हैं, रोई को झुलसा करके कपड़े की सतह को बिल्कुल एकदम प्लेन मतलब अच्छा स्मूथ और कह सकते हो आपकी एक बराबर बनाया जाता है। ठीक है, और फिर कैलेंडरिंग में भी आपको पता है क्या होता है, कैलेंडरिंग में जो है कपड़े को क्या किया जाता है, पूरी तरीके से लंबाई चौड़ाई में अच्छे से बराबर मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट प्रेस कर देते हैं अच्छे से, उससे भी क्या होता है टेक्सचर बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वशीय अम्ल का अच्छा स्रोत है? ओमेगा 3 का दूसरा नाम क्या है आप लोग बताइएगा। ठीक है, ओमेगा 3 अभी उस दिन मैंने बताया था, ओमेगा 6 को क्या कहते हैं और ओमेगा 3 को क्या कहते हैं, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसमें दूध है, अलसी के बीज है, सेब है, टमाटर है। तो इसमें जो ओमेगा 3 का वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत माना जाएगा वो माना जाएगा आपका फ्लैक्स सीड। ठीक है, अलसी का बीज। और आपका जो ये सेब और टमाटर है ये सब तो आपकी जो है क्या बोलते हैं, इसमें विटामिन पाए जाएंगे। जैसे टमाटर है आपका तो टमाटर में जो कलर होगा वो विटामिन पाए जाएंगे और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाएंगे। तो जैसे आपके टमाटर में लाइकोपीन वाला कलर पिगमेंट होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? कि जीन पियाजे को, बेंडूरा को, जी स्टैनली हॉल को या मैस्लो को? तो इसमें जो बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कहा जाता है वो जी स्टैनली हॉल को कहा जाता है। और स्टैनली हॉल ने ही क्या कहा था आपसे, मतलब क्या बताया था, डेफिनेशन दी थी कि एडोलसेंस को ही इन्होंने ही आंधी और तूफान की अवस्था को बताया था। ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी आपको पता है क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और बेंडूरा की भी थ्योरी आपने पढ़ी ही होगी, जो क्या कहते हैं आइकॉनिक और सिंबॉलिक इस तरह की स्टेज थी इनकी पूरी तीन, इसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। इसके बाद मैस्लो की आपको पता है कि नीड्स ऑफ हायरार्की में इन्होंने दिया था। ठीक है, फिर अब 28 नंबर का क्वेश्चन है, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतरण है? ट्रिल बुनाई का, सैटिन बुनाई का, सादी बुनाई का या लिनो बुनाई का? तो जो आपकी सादी बुनाई होती है यही इसका रिब बुनाई मतलब जो है वो उसकी एक रूपांतरण है। ठीक है, वेरिएशन क्रिएट करती है। और ट्रिल बुनाई आपकी होती है इस तरीके का तिरछा तिरछा वो देती है। और जो आपकी सैटिन बुनाई होती है ये ताना बुनाई मतलब तानामुखी बुनाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। और सैटिन के साथ ही जो आपकी एक साटिन बुनाई होती है जिसकी स्पेलिंग ये होती है साटिन। ठीक है, इसको हम लोग बानामुखी बुनाई के नाम से भी जानते हैं। और लिनो बुनाई आपको पता है, इसको गौज बुनाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मच्छरदानी हो गई या नेट वाला कपड़ा हो गया या पट्टी बनाने वाला कपड़ा हो गया, ये सभी कपड़ा जो है बनाया जाता है। और लिनो बुनाई में कैसा बुनाई का कैसा स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से। ठीक है, एक टाइप का। फिर दूसरा है हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए ऊतक का निर्माण और मरम्मत शामिल है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा। क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग रिपेयर का काम करता है। तो आपका क्या बोलो, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, रक्षात्मक, नियामक, मनोवैज्ञानिक, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी या साइकोलॉजिकली। तो जाहिर सी बात है बॉडी बिल्डिंग का काम करती है प्रोटीन हमारे शरीर में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब प्रोटेक्टिव में आपका क्या आएगा, जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि आपके विटामिन और मिनरल्स हैं वो आपके प्रोटेक्टिव वाले फूड के अंतर्गत आएंगे। और ये जो रेगुलेटरी है आपका, तो रेगुलेटरी में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये भी आपके रेगुलेटरी में ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों का है डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो डेवलपमेंट आपका क्या है, सतत प्रक्रिया है या आपकी एकीकृत प्रक्रिया है, दर में समरूपता है या फिर स्पेसिफिक टू जनरल है। ठीक है, विकास आपका क्या है, आपका सतत प्रक्रिया के उसमें आएगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आपका जो है, कॉन्सेप्शन टू टिल बर्थ तक हमारा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट।
फिर है 31 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है। कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है इसमें से जो प्रोटीन होता है और उसके प्रोटीन में मतलब अमीनो एसिड के साथ साथ क्या होता है, एक गैर प्रोटीन पदार्थ जुड़ा होता है। ऐसे को क्या कहा जाएगा, साधारण प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, या फिर आपका पूर्ण यानी कि कंप्लीट प्रोटीन, या इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण प्रोटीन। तो इसमें देखिए गैर अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ भी हुआ है, तो दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें जहाँ पे मिक्स होंगी वहाँ पे वैसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या फिर संयुग्मित प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, जैसे इसमें जैसे आपका फॉस्फोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, हीमोग्लोबिन आपका हो गया। ठीक है, दो चीज़ें मिल करके इस तरीके से बन रहा है, इस वजह से। अब फिर दूसरा है, महिलाओं की सामने की खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है, कि दाएं के ऊपर बायां, या बाएं के ऊपर दायां, या कॉर्नर के ऊपर बायां, या कॉर्नर के ऊपर दायां। तो इस तरीके से जो सिला जाता है, जो बटन की पट्टी लगी हुई होती है, तो हमेशा बाएं के ऊपर दायां सिला जाता है। ठीक है, अगर आप शर्ट जब पहनना अभी आप लोग, तो बटन लगाना तो उसमें अच्छे से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट ओवर लेफ्ट। ठीक है, फिर हम लोग का 33 नंबर का क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की का क्वेश्चन है ये आपका। वाइगोट्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए बहुत अकेले कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है। तो ये आपका कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है, गाइडेड पार्टिसिपेशन कहलाता है, या इंटर सब्जेक्टिविटी कहलाता है, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। ठीक है, तो ये बात, ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी दी गई, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो है आपकी समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD की डेफिनेशन ये दी गई है। ठीक है, और बड़ी आसान भाषा में दी गई, इसको आप लोग जरूर से जरूर लिख लेना। ठीक, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, D वाला आपका। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीधे नेट में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि नेट में अभी इस बारे क्वेश्चन आया था कि ZPD का ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया। ठीक है, तो ये आप पढ़ लोगे और थोड़ा सा इसकी ये पूरी डिफिनेशन भी पढ़ लेंगे आप, तो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन A है, विटामिन K है। तो आपको पता है विटामिन D जो आपका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इन्हेंस करता है कैल्शियम और फास्फोरस के मतलब मिनरल को। ठीक है, फिर आपका 35 है कि वार्डरोब प्लानिंग शुड बी डन इन द बेसिस ऑफ। तो मतलब जो वार्डरोब की योजना है किस आधार पर की जानी चाहिए, व्यवसाय के आधार पर, सीजन के आधार पर, अवसर के आधार पर, ऑल ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है वार्डरोब आपका कैसा होना चाहिए, उसमें इस तरह के मतलब आप कह सकते हो कि अच्छे अच्छे से उसमें ब्लॉक बने हुए होने चाहिए। किसी ब्लॉक में आप अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से कपड़े रख सको, मान लीजिए आप पुलिस में हैं तो आपके वो ड्रेस आपकी अलग रहे। इसके बाद मौसम के हिसाब से मान लीजिए बारिश के कपड़े अलग, सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, और अवसर यानी ओकेजन के हिसाब से। जाहिर सी बात है आप कहीं शादी में जा रहे हैं या आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, है ना, आपके घर के जो कपड़े हैं वो सभी अलग अलग आप रखेंगे तो आपको यूज़ करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें कपड़ों की जो योजना है, कपड़े जहाँ पे आप रख रहे हैं उसकी योजना सभी चीज़ों के आधार पर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है 36, जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं तो उसे कहते हैं लचीला समय, पीक लोड समय, क्रियाओं का अनुक्रमण, या पीक लोड क्रियाएं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड नंबर यानी कि पीक लोड समय। ठीक है, जब मान लीजिए घर में जितने भी लोग हैं उनको काम करने में बहुत टाइम कम हो और आपको काम फटाफट करना हो। एग्जाम्पल के लिए आप सुबह मान लीजिए जो भी वीमेंस वर्किंग होंगी, मान लीजिए सुबह सुबह आपको ऑफिस जाना होता है, तो आप सुबह सुबह क्या करते हो, और मान लो जो लोग मैरिड हैं उनको सुबह सुबह उठ के घर की सब साफ सफाई भी करनी है, उनको लंच भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड के लिए भी तैयार करना है, घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं तो उनके लिए भी करना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, योगा करना है, नाश्ता करना है, शाम का दोपहर का भी खाना बना के जाना है। तो समय बड़ा कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो कम समय में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको पीक लोड समय कहते हैं। और जो पीक लोड होता है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को सुबह सुबह एक ही साथ इतना सारा काम करना पड़ जाए। किसी का सुबह हुई, जो औरतें जॉब नहीं करती हैं, जो लोग घर में रहती हैं, उनके लिए इतना प्रेशर नहीं बनेगा काम का। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जब आपके ऊपर बहुत प्रेशर हो जाए काम का और समय कम हो तो वो चीज़ आपका पीक लोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई, 1953, 1954, 1955 या 1956। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा 1953 में। ठीक है, और 1955 में आपको पता है PFA आपका आया था, और ये जो 1956 है इसमें आपकी UGC का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, 1956 में आपके UGC की स्थापना की गई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। और क्या है आपका, हाँ, फिर दूसरा है कि कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई करके सिला जाता है। तो ये आपका आ गया एम्ब्रॉयडरी से क्वेश्चन एक। तो इसको क्या बोलेंगे, कसूती बोलेंगे, सुबेर बोलेंगे, चोप बोलेंगे, या शीशेदार बोलेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग शीशेदार। ठीक है, और चोप आपका क्या है, चोप जो है आपका फुलकारी में बनाने वाला एक डिजाइन होता है। ठीक है,
फिर अब 39 क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र हैं, तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन का एरिया पूछ रहा है आपसे। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन है, या वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन है, या एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग एक्सटेंशन, या ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो क्षेत्र हैं आपके वो सभी होंगे, तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा वाला। ठीक है। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? माता पिता से बातचीत सामग्री गीजूभाई बधेका द्वारा बनाई गई थी। फिर ताराबाई मोदक ने समुदाय में रिक्त स्थान के भीतर शिक्षण केंद्र बनवाए। फिर तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रकृति के मूल में विश्वास रखते थे। इसमें से आपसे पूछना कौन सा वाक्य सही। इसमें जो 3 के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। ठीक है, इस वजह से 4 के साथ जाएंगे क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर है। ओके। फिर दूसरा है, रॉबिन फॉक्स स्पीक अबाउट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप। मतलब कि रॉबिन फॉक्स जो थे उन्होंने नातेदारी की बनावट के कितने सिद्धांत बताए हैं? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इन्होंने जो बताए थे वो कितने बताए थे आपके? उन्होंने 4 बताए थे। कितने? 4 बताए थे उन्होंने। ठीक है, 4 सिद्धांत बताए हैं। इसके बाद फिर हम लोगों का 42 करेक्ट मतलब 42 का आंसर क्या होगा? थर्मोसोल करियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं? डिस्पर्स डाई है, मिनरल्स डाई है, वेजिटेबल्स डाई है, या एनिमल डाई है? इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका क्या? डिस्पर्स डाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर और मिनरल डाई आपकी क्या होती है? जो खनिज लवण मतलब खनिज लवण के जो होते हैं उनसे बनाए हुए रंगों से जो आपकी डाई करी जाती हो। वेजिटेबल डाई का क्या मतलब है? जितने आपके नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे लाइक मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, नील हो गया, नहीं नील तो नहीं होगा, मतलब ये सब जो हल्दी है, मेहंदी है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, कत्था हो गया, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो कलर किया जाता है उसको वेजिटेबल डाई के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, बांधनी वगैरह जो आपकी आती है, मतलब बांधनी वगैरह के जो कपड़े आते हैं उनमें इन्हीं सब कलर के इन्हीं सब के कलर से डाई बना करके कलर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का, विस्तार हाँ ठीक है, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित है। मतलब कि जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल हैं वो किस पे आधारित हैं? आवश्यकताओं एवं रुचियों पे, सहयोग एवं भागीदारी पर, या करके सीखना, या ऊपर के सभी। तो जाहिर सी बात है एक्सटेंशन एजुकेशन में आप लोग क्या करते हैं? लोगों का इंटरेस्ट और लोगों की ज़रूरतें देखी जाती हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, फिर लोगों को वहाँ पे कोऑपरेट करके और पार्टिसिपेट करके लोग चीज़ों को सीखते हैं। और करके सीखना मतलब कि जो चीज़ें सीखते हैं उसको करते हैं, प्रैक्टिकली उसको अपने करते हैं, व्यवहार में ले आते हैं इन सभी चीज़ों को करके। तो यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी आपके सही हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 की, निम्न में से क्या हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा देता है? मतलब कि व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। मतलब कि जब क्या इसमें ऐसा है जो आपको फाइनेंशियल लॉस होने से थोड़ी सी सुरक्षा देता है? बचत बैंक खाता, या बैंक, या बीमा, या वित्तीय संस्था। तो जो आपका बीमा होता है वो क्या करता है? उसमें दिखाते हैं ना, बीमा जब भी लोग कराते हैं उसका बड़ा लोग बताते हैं कि मर जाने पे इतना आप जमा करेंगे तो इसका 4 गुना मिलेगा, फिर इतना आप करेंगे तो 10 गुना मिलेगा, ये चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस में यही होता है। तो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द लेवल ऑफ आयोडीन एडेड इन सॉल्ट वेरीज फ्रॉम। मतलब कि नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर डैश होता है। तो आपका 20 पीएम से 50 पीएम तक होता है, पीपीएम होता है, या 15 पीपीएम से 40 पीपीएम होता है, या 25 पीपीएम से 65 पीपीएम, या 20 पीपीएम से 80 पीपीएम। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका वो 15 से 40 पीपीएम तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है, फॉर्मल बैलेंस इज अनदर वर्ड फॉर विच टाइप ऑफ बैलेंस। मतलब कि औपचारिक संतुलन किस संतुलन के लिए दूसरा शब्द है? असीमित यानी कि असिमेट्रिकल, या फिर रेडियल, या फिर सिमेट्रिकल यानी कि सममितिक, या फिर आपका जियोमेट्रिक यानी कि ज्यामितिक। तो औपचारिक संतुलन का मतलब क्या है? इसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज किया गया वो क्या किया गया? सिमेट्रिकल। ठीक है, ये मतलब कि बराबर हो एक तरीके से। सममितिक, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, तो इस तरह। और औपचारिक बैलेंस में भी हम क्या करते हैं? दोनों साइड बराबर की चीजें होती हैं, इस वजह से थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर। मतलब कि विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? सिद्धांत, मील का पत्थर, परिपक्वता, अधिगम। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका होगा मील का पत्थर। ठीक है, क्योंकि मील का पत्थर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आप ये सोचिए कि विकास अगर बच्चे में हो रहा है तो वो अपने आप में एक मतलब अगर सिस्टमेटिक तरीके से ग्रोथ भी हो रही है और सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो उसको यही टर्म दिया जाता है कि मील का पत्थर। ठीक है, माइलस्टोन। फिर हम लोगों को 50 नंबर क्वेश्चन है कि कैसिया बार्क इज यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट फॉर द फॉलोइंग। मतलब कि कैसिया छाल का जो यूज होता है वो किस चीज में मिलावट के लिए किया जाता है? कॉफी है, चाय है, आपका तेज पत्ता है, या आपका सिनेमन यानी कि दालचीनी है। तो कैसिया की छाल जो होती है वो आपकी दालचीनी में मिलावट के लिए करी जाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सिनेमन तो आप जानते होंगे क्योंकि छाल जैसा होता है ये। ठीक है, फिर आपका जो है
और जो आपकी कॉफ़ी है, कॉफ़ी में आपका क्या चिकोरी का पाउडर मिला देते हैं, और चाय पत्ती में भी अलग अलग तरह की चीज़ें मिला दी जाती हैं, कभी कभी लोहे का चूरा भी मिला दिया जाता है। नहीं, लोहे का चूरा तो वो लोग सूजी में मिला देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। और आपकी जो तेज पत्ता है इसमें तो वो वाली चीज़ें मिला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सफ़ेदा होता है ना आपका, तो उसको मिला देते हैं। सफ़ेदा का दूसरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। चलिए आप लोग बताइएगा, आप लोग को याद आए तो, मुझे एकदम से नहीं याद आ रहा, ठीक है। फिर दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय हूम। तो मतलब ये वाली जो डेफिनेशन दी गई है आपकी, क्या दी गई डेफिनेशन को, आपको कीवर्ड्स पकड़ने के, सिस्टमैटिक है, स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपकी जो शिक्षा मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन दी गई, ठीक है। इसमें ये किसकी डेफिनेशन है, जुट की है, ट्रो की है, स्टीफन की है या मन की है। तो आपकी जो स्टीफन थे उनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। कुछ कुछ डेफिनेशन आप लोग तो याद ही किए होंगे, और भी जो भी डेफिनेशन मिले उनको उनके कीवर्ड्स करके मतलब अंडरलाइन करके उसको रख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है आपका वर्ड सिंप्लीफिकेशन से है, वही क्लास ऑफ चेंजेस से, कि हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन द्वारा कार्य सरलीकरण निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कार्य के क्रम में सुधार करके, या उत्पाद को बदलना, या उपकरण बदलना, या भंडारण स्थान में बदलाव। इसमें देखिए आपसे पूछ कर रहा है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करना है आपको, और आपको अपने काम को सरल बनाना है, हाथ और गति में परिवर्तन करके, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 1 वाला होगा, क्योंकि देखिए कार्य के क्रम में सुधार कर रहे हैं, मतलब कि इंप्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क। मतलब आप जितने भी काम कर रहे हैं उस काम को आपको ऐसे सीक्वेंस में करना है कि जिससे आपके शरीर की गतियों में और आपके हाथ में क्या हो, परिवर्तन हो सके, और आपका काम भी आसान हो सके। समझ गए आप। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए, अगर आपका जो काम करने का जो आपका वो क्या बोलते हैं, स्लैब होता है किचन में, अगर वो आपकी हाइट से बहुत नीचे है तब भी आपको काम करने में दिक्कत होगी, आपको झुक के काम करना पड़ेगा। और अगर आपकी हाइट से वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है, ऊपर है, तब भी आपको थोड़ा सा आपके मतलब आपकी जो हाथ की मसल्स हैं उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सुबह सुबह क्या होता है, इंसान के अंदर एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो सुबह सुबह जो हैवी काम है वो आप कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर जैसे दोपहर होती है या शाम होती है तो इंसान एनर्जी थोड़ी सी लो होती जाती है। तो आप क्या करो, जो थोड़े हैवी काम है वो आप सुबह कर लो, और जो उससे थोड़े काम मतलब कम है या लाइट वर्क है उसको आप दोपहर के टाइम में कर लो। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा थकेंगे भी नहीं और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 53 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है। मतलब कि जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटी होती है उनकी, एप्रोप्रिएटनेस यानी कि उपयुक्तता, इसके बाद आपकी अस्पष्टता होती है, या अप्रासंगिक होते हैं, या अरुचिकर होते हैं। तो आपको तीनों वर्ड से नेगेटिव लग रहे होंगे, अस्पष्टता, अप्रासंगिक और अरुचिकर। तो जाहिर सी बात है जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एप्रोप्रिएट होते हैं। जो भाई जाहिर सी बात है जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो आप वैसा ही टीचिंग एड यूज़ करेंगे जो आपके टॉपिक के प्रति बिल्कुल अच्छे से एप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल सही बैठ रहा हो, है ना, बच्चों के लिए जो यूज़फुल हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएटनेस करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित स्थान पर हुई थी। जो आपका पटोला यानी गुजरात का जो है, तो करनाल में हुई थी, ग्वालियर में हुई थी, पाटन में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा 3rd नंबर, पटोला से पाटन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वह लक्ष्य जो विभिन्न चरणों और निर्णयों के रूप में किसी उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए हैं कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि लंबी अवधि के लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स यानी छोटी अवधि के लक्ष्य, मीन्स एंड गोल्स यानी कि साधन अंत लक्ष्य, या फिर इंटरमीडिएट गोल्स। तो ये जो आपके गोल होते हैं वो कौन से होते हैं, मीन्स एंड्स गोल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, 3rd वाला। ये देखिए क्या है, साधन अंत लक्ष्य। कहने का मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको यूज़ करके आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उसको बिल्कुल आपको कंप्लीट करना है एक तरीके से, ठीक है। आपका जो लक्ष्य है वो अंततः आपको मिल ही जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें कई सारे स्टेप्स और इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी बहुत सीक्वेंस में लिए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ले करके। क्योंकि आप देखिए कोई काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आपको वो काम आपका अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपका साधन अंत लक्ष्य हो जाएगा, ठीक। फिर आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेंस डाइट आर। संतुलित आहार की विशेषताएं क्या है इसमें, कि इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं, यह एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है, यह आरडीए पर आधारित है जो आईसीएमआर द्वारा दिया गया है, सभी विकल्प सही हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीज़ें आपकी सही हैं, ठीक है। सभी खाद्य पदार्थ होते हैं और सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, जिस व्यक्ति को जितने पोषण की आवश्यकता है उस पर अच्छे से बेस्ड होता है। और ये जो पोषण दिए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब दिए गए हैं कि किस व्यक्ति को कितना चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, वो किसके द्वारा आधारित किया गया है, आरडीए आईसीएमआर के द्वारा, ठीक है। फिर हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है कि जब किसी उत्पाद को
2 से 3 मिनट तक उबलते पानी में डुबाया जाता है और फिर ठंडे पानी में डुबोया जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग कहते हैं, उबालना कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं। तो आपको बताना नहीं है, अब तक तो आपको पता चल चुका होगा ब्लांचिंग। और ब्लांचिंग का क्या होता है टेम्परेचर? 66 डिग्री सेल्सियस से आपका कह सकते हो 72-73, ठीक है? नहीं, और मतलब 80-85 तक कह सकते हो, 100 डिग्री भी सेल्सियस आप कह सकते हो, लेकिन आपको 66 डिग्री सेल्सियस ये आपको याद रखना है। ये सबसे, अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है तो 66 डिग्री सेल्सियस ही पूछा जाता है। इसके बाद फिर आपको फ्रीजिंग पता ही है, उबालना भी पता है, पाश्चराइजेशन भी पता ही है आपका, ठीक है? फिर आपका जो है ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए। जो ट्रिप्सिन अवरोधक यानी कि आपके ट्रिप्सिन इन्वर्टर्स होते हैं, जो दालों में पाए जाते हैं, स्पेशली आपके राजमा हो गया और चना हो गया, सभी दालों में वैसे पाए जाते हैं, लेकिन राजमा वगैरह में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इनको निष्क्रिय करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर कितने समय तक इनकी ऑटोक्लेविंग करी जानी चाहिए। तो इनकी जो ऑटोक्लेविंग करी जानी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक, ठीक है? थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप इनको इतनी देर तक उस पे कर देंगे, इनको मतलब हाई टेम्परेचर पे इतनी देर तक इनको पका दिया जाएगा, तो इनके जो ट्रिप्सिन इन्वर्टर्स होते हैं वो आप कह सकते हो उनका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा है 59 यानी 59 कि अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके में शामिल है। सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तित्व विकास और भावनात्मक विकास। तो इसमें जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो दिया है भावनात्मक विकास। मुझे तो बहुत मतलब अच्छे से ये सटीक नहीं लगा, बट ठीक है, अब जो आंसर की के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं तो इसमें से 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ठीक है? इमोशनल डेवलपमेंट। फिर है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र जो लोगों के साथ जुड़ने से संबंधित है, कौन सा वह क्षेत्र है? मानव शिक्षा है, मानव संबंध है, मानव विकास है, मानव पारिस्थितिकी है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है? थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है धामा, मतलब जो आपके धामा थे, धामा ने विस्तार के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर प्रकाश डाला है। स्वयं सहायता, मतलब सेल्फ हेल्प लोगों को करनी चाहिए। लोग सबसे बड़ा संसाधन है, मतलब कि जो पीपल है ना, हम लोग हैं एक तरीके से कह सकते हो, वो क्या है? वो सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं, ठीक है? इसमें ये जो एक्सटेंशन का इनका फिलॉसफी ऑफ दिया था इन्होंने, फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन, वो दोनों चीज़ें इन्होंने दी, ठीक है? कि इन्होंने मतलब कहा लोग ऐसा, मतलब लोगों को बनना चाहिए कि जो सेल्फ हेल्प कर सकें, अपनी खुद से सहायता कर सकें, और जो हम लोग हैं वो सबका, हम ही लोग सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो थर्ड नंबर का, ठीक है? यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है 62 नंबर का क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा केवल खुद से प्यार करता है तो वो अवस्था क्या कहलाती है? विषम लैंगिक यानी कि हेटेरोसेक्सुअल स्टेज, समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअल स्टेज, आत्ममुग्ध चरण यानी कि नार्सिस्टिक स्टेज, इसके बाद आपका ऑडिपस स्टेज। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका नार्सिस्टिक स्टेज यानी कि आत्ममुग्ध चरण। इसमें मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है किसी भी पर्सनैलिटी में, आप कह सकते हो कोई बड़ा है चाहे बच्चा है, उसको ये डिसऑर्डर होता है कि वो बहुत मतलब सोचता है कि लोग मुझे ही बहुत कंसर्न, मतलब मुझे ही बहुत ज़्यादा कंसर्न दें, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करें, हमेशा सबका ध्यान मेरे ही ऊपर हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के उसमें आता है, जिसको नार्सिस्टिक स्टेज बोलते हैं, या आप नार्सिस्टिक अवस्था कह सकते हो, जो भी कह लो आप, ठीक है? तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ऑडिपस स्टेज जो आपकी थी वो जो है क्या कहते हैं, उसमें ऑडिपस स्टेज नहीं है, ऑडिपस एक टर्म है जिसको फ्रॉइड ने दिया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि ऑडिपस दिया था और एक ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा, आई थिंक हाँ इलेक्ट्रा ही है। तो ऑडिपस टर्म जो दिया गया था उसमें ये था कि जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी मदर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो जो है अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट रहती हैं, ठीक है? मतलब उन दोनों लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, बॉयज़ का अपनी माँ से और गर्ल्स का अपने फादर के साथ, ठीक है? तो ये हो गया हम लोगों का। फिर आपका है द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मानव संसाधन कौन सा नहीं है? जायदाद यानी कि आपका प्रॉपर्टी है, या एनर्जी है, और नॉलेज है, कौशल, ज्ञान, ये सब, ठीक है? तो आपको पता ही है कि जो ऊर्जा है और नॉलेज है और कौशल है, ये सभी क्या है? मानवीय संसाधन के रूप में आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो आपके मानवीय संसाधन में नहीं आएगी, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टर्म एज, शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है शुद्ध मनोविज्ञान, मौलिक मनोविज्ञान, आधारभूत मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। तो इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है? 4 इज द राइट आंसर। फिर हम लोग का नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो प्रदर्शन है वो किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत संपर्क का, समूह संपर्क का, सामूहिक संपर्क का, या फिर आपका क्षेत्र संपर्क का? तो जो आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन है वो किसका है? समूह संपर्क आपका, ये ग्रुप अप्रोच होती है, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी है तो हम लोग ग्रुप में दिखाते हैं। दिखाने को तो आप इंडिविजुअली भी किसी एक को दिखा सकते हैं, बट कहीं जो इसकी मेन अप्रोच होती है वो ग्रुप की ही होती है, ठीक है? 10, 12, 15 लोग जितने ग्रुप रहेगा उनको डेमोन्स्ट्रेट करके कोई चीज़ दिखाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 आपका, निम्नलिखित में से
कौन सा करघे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आंख वाला तार होता है जिसके माध्यम से ताना का सूत पिरोया जाता है? तो आपका जो आपका हील्ड शाफ्ट है, या हार्नेस है, या शटल है, या आपकी रीड है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका हीडल सॉफ्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो हीडल सॉफ्ट होता है इस तरीके से ऐसे तार होता है, और इसमें इस तरीके से बीच में ही एक ऐसे आंख जैसा बना होता है, मतलब ऐसे होल बना होता है, ठीक है, इस तरीके से, और फिर इसी के बीच से ऐसे धागा जाता है। आई थिंक मैंने पिक्चर लगाई थी। हाँ, ये देख लो आप, ये देखो, ये दिया है ना, ये सब देखो आपके जो है ये सब हीडल वायर्स होते हैं आपके, देखो हील्ड वायर्स हैं, और इसके बीच में ये जो गोल गोल बना हुआ है ये यही सब आपकी होती है हील्ड आइज, ठीक है। ये जो है और इन दोनों को पूरा बोलते हैं हीडल शाफ्ट। और ये जो आपकी होती है रीड होती है। रीड का क्या काम होता है? कंघी जिसको आप लोग बोलते हो। जब ताना बाना कपड़ा बुन जाता है अच्छे से, तो ये जो आपकी रीड होती है वो कपड़े को क्या करती है, एक तरीके से हल्का सा ठोक देती है, जिससे जो बुनाई हो रही है वो अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो इसका आप लोग देख सकते हो, और इस गूगल करके भी आप इसको देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको जो भी चीज़ आप देख रहे हैं थोड़ा भी समझ ना आए, आपको डाउट लगे ये कैसे होता होगा, तुरंत गूगल पे डालो, अच्छे से उसकी फ़ोटो देख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, या अपने दिमाग में फ़ोटो खींच के रख लो, ठीक है। कभी आप भूलोगे ही नहीं। फिर अब हम लोग का बस 75 क्वेश्चन होने वाला, ज़्यादा नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डील्स विद, मतलब कि मानव विकास का जो अध्ययन होता है वो किस चीज़ से डील करता है आपका। किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से, एक व्यक्ति की सभी समस्याओं तथा ज़रूरतों से, पारिवारिक संबंधों से, या कि ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो क्या करता है, वो सभी आपके जो ये सारी चीज़ें हैं इसमें सभी चीज़ों से वो अध्ययन करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग सभी चीज़ें पढ़ते हैं। एक बच्चे का परिवार के साथ, उसके दोस्तों के साथ क्या संबंध है, और एक जो छोटा बच्चा जब वो बड़ा होता है, अडल्ट होता है, तो क्या होता है उसके मतलब कौन-कौन सी ज़रूरतें आती हैं, कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं को वो कैसे डील करता है अपनी लाइफ में, इस वजह से सभी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। फिर आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है, साहस और धैर्य के संयोजन के एक मूल्य का व्यक्तिगत गुण कहलाता है। तो मतलब क्या-क्या, मैनेजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, जजमेंट है, या प्रिजर्वेंस है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो 4 करेक्ट होगा, प्रिजर्वेंस यानी कि दृढ़ता। जब व्यक्ति क्या कर रहा है, साहस और धैर्य के साथ अच्छे से चीज़ों को मतलब कह सकते हो आपकी कंबाइन करके चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो इसको हम लोग दृढ़ता वर्ड इसके लिए दिया गया है आपका, ठीक है। तो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर है 69 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर किया जाना चाहिए। तो किसके आधार पर किया जाना चाहिए, आपके उपयोग के लिए उपयुक्तता, कारीगर की उपयुक्तता, निर्माण तथा सज्जा, या फिर अनुकरण, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, विभिन्न कमरों के लिए उपयोग के लिए उपयुक्तता, हम लोग देखेंगे। जाहिर सी बात है कि कैसा उसका यूज़ हमें कैसे और किस तरीके से करना है, हमारे यूज़ के लिए उपयुक्त है या नहीं, उस वजह से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन नहीं है। फिर है, भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या है, जो अभी हम लोगों ने ब्लांचिंग पढ़ा था। तो भोजन को साफ करना है, भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना है, भोजन को पूर्णतः पकाना है, या भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को मारना है। तो इसमें कुछ नहीं, क्या करना होता है हमें, जो उसमें एंजाइम्स होते हैं उन्हीं एंजाइम्स को हम लोगों को इनएक्टिव करना होता है, ठीक है। जो आप कह सकते हो हार्मफुल एंजाइम्स होते हैं उनको हमें इनएक्टिव करना होता है। ब्लांचिंग का सिर्फ एकमात्र इतना उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर इनएक्टिवेट्स एंजाइम्स इन फूड, ठीक है। फिर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस एंड ग्लास आर री एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि अभ्रक और कांच जो हैं वो किसके उदाहरण हैं, खनिज रेशों के, या रिजेनरेटेड फाइबर के, या आर्टिफिशियल फाइबर के, या मिनरल्स फाइबर के। तो एस्बेस्टॉस और ग्लास जो आपके होते हैं वो कौन से फाइबर होते हैं, आपको पता है, मिनरल फाइबर के अंतर्गत वो आते हैं। यहाँ पर आपका खनिज रेशे हो जाएगा। फिर है, द गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज प्रोपाउंड बाय हुम, मतलब मनोविज्ञान का जो गेस्टाल्ट स्कूल था किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हर्बर्ट स्पेंसर, या मैक्स वर्दाइमर, या कार्ल जुंग, या फिर गैगने। तो आपको पता होगा ये गेस्टाल्ट के जो मतलब प्रोपाउंड किया था जिन्होंने, वो थे आपके मैक्स वर्दाइमर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन है, मतलब कि जो अधिक प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो उनका आईक्यू कितना होता है, 140 से उसके ऊपर का, या 100 से 110, या 80 से 110 बुद्धि, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हाईली गिफ्टेड, मतलब आप कह सकते हो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो आईक्यू होता है वो 140 से वो उससे ऊपर की बुद्धि होती है। इसके बाद अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आईक्यू का जो फॉर्मूला था आपका, उसका जो है आपका किसने दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला जो है वो किसने दिया था, आप ये बताना क्वेश्चन उसमें। और बाकी जो आपके दूसरा क्वेश्चन है, छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से समांतर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मतलब कि क्या करना है, एक प्रोसेस जिसमें क्या करना, छोटे फाइबर को, शॉर्ट फाइबर को आप रिमूव करते हैं, और क्या करते हैं, जो अच्छे फाइबर होते हैं उनको एक समांतर करते हैं। कार्डिंग है, ओपनिंग है, कॉम्बिंग है, ड्राइंग है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको मतलब अच्छे से समानांतर रखने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉम्बिंग, यानी कि कंघी करना, ठीक है। 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, 3rd एंड लास्ट, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सामान्य दृष्टि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है? तो इसको तो बताना ही नहीं है आपको। विटामिन सी है, आयोडीन है, विटामिन ए है, प्रोटीन है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपका विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आज हमारा जो ऑप्शन था ये इतने क्वेश्चन हमारे कितने 75 तक हमने कर लिया है। 75 हमारे रिमेनिंग बचे हैं, इसको हम लोग कल करेंगे अच्छे से। और चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन और समझिए, पढ़िए और बाकी कुछ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी है वीडियो। कल हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे और ध्यान रखिए तब तक, और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। ठीक है, रिवीजन पढ़ाई इसको अपना कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम आपका कभी भी धम से आवाज़ आ सकती है कि एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, आई मीन एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। सभी को गुड नाइट।